नमस्कार, अपना बिहार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। पटना में बीएमपी कैंप में बड़ी घटना घटी है। 2 कांस्टेबल ने खुद को गोली मार ली है। महिला और पुरुष कांस्टेबल में खुद को गोली मारी है मौके पर। इसके बाद अफरा तफरी मची हुई है। तो बड़ी खबर और हैरान करने वाली खबर पटना के बीएमपी से सामने आई है, जहां पर 2 कांस्टेबल ने खुद को गोली मारी है। संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, एक महिला और एक पुरुष कांस्टेबल ने खुद को गोली मार ली है, वजह का पता चला है क्या? ठीक है, ये बहुत थोड़ी देर पहले की घटना है और अधिकारी मौके के लिए रवाना हो गए हैं। स्पेशल टीम को बुलाया गया है। जो जानकारी मिल रही है, दोनों की मौत हो चुकी है। हालांकि इसके भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पटना के एसएसपी उपेंद्र शर्मा से मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों ने खुद को गोली मारी है, लेकिन जो सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि पुलिस कांस्टेबल ने पहले महिला कांस्टेबल को गोली मारी, उसके बाद उसने खुद को गोली मार ली है। हालांकि इसकी भी आधिकारिक पुष्टि होनी बाकी है, लेकिन जो जानकारी मिल पा रही है, बीएमपी 1 में सुबह बड़ी घटना हो गई है। फिलहाल सभी अधिकारी मौके के लिए रवाना हो गए। स्पेशल टीम को भी बुलाया गया है और मामले की छानबीन के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचा जाएगा कि आखिरकार इस घटना की बड़ी वजह क्या रही है। जी बिल्कुल संजय, अभी क्या किसी से भी कोई और जानकारी मिल पा रही है, कोई बातचीत हो पाई है या फिर अभी जांच का विषय है? देखिए, निश्चित तौर पर नपे तुल्य अंदाज में आला अधिकारी इस पूरे मामले में जानकारी दे रहे हैं। कई अधिकारी तो फोन ही नहीं उठा रहे हैं, लेकिन बस इतनी जानकारी दी कि बीएमपी में अभी से थोड़ी देर पहले एक बड़ी घटना घटी है, जिसमें 2 कांस्टेबल की गोली लगी है। हालांकि मौत की बात उन्होंने कुछ बोलने से इनकार किया, लेकिन जो सोर्सेज बता रहे हैं कि दोनों की मौत हो गई है। स्पेशल टीम को मौके पर बुलाया गया है। फिर आगे की छानबीन के बाद पूरी जानकारी स्पष्ट हो पाएगी। जी बिल्कुल संजय, नजर बनाए रखें, अपडेट आपसे लेंगे आगे की बुलेटिन में। बहुत धन्यवाद फिलहाल इस जानकारी के लिए। तो बीएमपी कैंप से ये बड़ी खबर, जहां पर 2 कांस्टेबल ने गोली खुद को मारी है, लेकिन अभी ये जांच का विषय है कि एक दूसरे को गोली मारी है, एक ने दूसरे को मारी है या फिर खुद को गोली मारी है। हम अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल अगली बड़ी खबर की बात करेंगे। बिहार की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर। जेडीयू बीजेपी में आखिरी दौर में सीट शेयरिंग पर है बातचीत। जेडीयू को मिल सकती है 110 से 115 सीटें, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। वहीं 100 से 105 सीट पर बीजेपी लड़ सकती है चुनाव। एलजेपी को 25 से 27 सीटें मिल सकती हैं। तो एनडीए में शामिल हुए मांझी को अपने कोटे से जेडीयू सीट देगा। तो ये समीकरण बिठाने की कोशिश की जा रही है। सूत्रों के हवाले से यह खबर मिल रही है। बिहार की सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर। चूंकि विधानसभा चुनाव है, इसलिए सीट पर जो माथापच्ची चल रही है, उस पर सबकी नजरें टिकी हुई है कि आखिर एनडीए किस तरह से सीट को लेकर सभी की सहमति बना पाता है। और इस दरमियान ये बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि आखिरी दौर में एनडीए के भीतर सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत है। और जो खबर मिल रही है वो 110 से 115 जेडीयू को सीट मिल सकती है। हमारे सभी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अलग अलग जगहों से। उन सभी का रुख करते हैं। पटना से हमारे संवाददाता आनंद अमृतराज हैं हमारे साथ। पटना के ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी भी जुड़े हुए हैं। साथ ही दिल्ली से संवाददाता अमितेश सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए। सबसे पहले आनंद, आपके पास आऊंगी। लगातार एक दूसरे खेमा पर नजरें सबकी टिकी हुई हैं, जनता की भी नजरें टिकी हुई हैं कि आखिर सीट शेयरिंग को लेकर किस तरह से फैसला होता है, कैसे सीटों का बंटवारा होता है। लेकिन ऐसा लग रहा है, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, कि बड़ी आसानी से इस बार भी लोकसभा चुनाव की तरह एनडीए के भीतर सीटों के पेच को सुलझा लिया जाएगा। देखिए सिरांधा, बिल्कुल आपने सही कहा और सीटों का पेच बहुत जल्द सुलझने वाला है और बातचीत अंतिम दौर में चल रही है। और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 1 हफ्ते के अंदर वो तमाम बातें पूरी हो जाएंगी, जिसको लेकर अभी मामला फंस रहा है। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 110 से 116 के बीच में जेडीयू को सीट मिल सकता है। और जैसा कि आपने दर्शकों को बताया कि मांझी को अपने कोटे से देंगे। इसके अलावा बीजेपी 100 से 105 सीट पे लड़ सकती है और लोजपा को 24 से 27 के बीच में सीट मिल सकती है। जाहिर सी बात है, देखिए कई बार बीजेपी कुछ नेताओं का ये बयान भले ही आया हो कि बराबर सीटों पर चुनाव लड़े, जैसे कि हमारे दिल्ली के सहयोगी अमितेश ने बयान भी लिया था कुछ नेताओं का, जिनसे बयान को हम लोगों ने सुना। लेकिन अगर आप थोड़ा सा पहले जाएंगी, आप 2010 का फॉर्मूला देखें, जो जेडीयू के नेता दबी जुबान से बार बार बोलते हैं कि 2010 का फॉर्मूला इस बार भी लागू होगा। उस वक्त था कि 142 पर जेडीयू लड़ा था और 101 पर बीजेपी है। लेकिन परिस्थितियां बदली, क्योंकि उस समय जेडीयू में नीतीश कुमार बहुत मजबूत थे और बीजेपी को उनकी जरूरत थी। 2015 की तस्वीर अगर आप देखें सिरांधा, तो 2015 में नीतीश कुमार 121 सीट पर थे और लालू यादव मात्र 22 सीटों पर उनके उम्मीदवार
ने जीत हासिल की थी 2015 के गठबंधन के पहले, महागठबंधन बनने के पहले की बात बता रहे हैं जी। लेकिन जब सीट का बंटवारा हुआ तो दोनों पार्टी 101-100 सीट पर गई। उस समय नीतीश कुमार को लालू यादव की जरूरत थी। और 2020 की अगर बात करें तो बीजेपी भले ही केंद्र में बहुत मजबूत है, नरेंद्र मोदी की लहर भी है, अयोध्या, धारा 370 जैसे कई ऐसे मुद्दे हैं जिसके सहारे बीजेपी जीत की सपना देख रही है। लेकिन बिहार में अगर बात करें सिरंदा, तो आपको भी अच्छे तरीके से पता है कि बिहार में जातिगत समीकरण बहुत हावी रहता है। और आज के तारीख में जो जातिगत समीकरण है, नीतीश कुमार जिस तरफ जाएंगे वो पलड़ा झुकेगा। यही वजह है कि जेडीयू के नेता बार बार कहते हैं कि नीतीश कुमार बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे तो बीजेपी से ज्यादा सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ेगी। इसलिए हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 110-116 सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ सकती है और बीजेपी 100 से 105 सीटों पर। सिरंदा, बिल्कुल निश्चित रूप से आनंद, अब बहुत ही दिलचस्प हो गया है क्योंकि ये कहा जा रहा है कि लगभग इस पर मुहर लग जाएगी। हमारे साथ दिवाकर तिवारी भी जुड़े हुए हैं, ब्यूरो चीफ हैं बिहार के। दिवाकर, आप लगातार नजर बनाए हुए हैं बिहार की सियासत पर, ऐसे में ये समीकरण कितना सटीक और कितना ऐसा लग रहा है कि इस पर मुहर लग जाएगी? क्योंकि साल दर साल बिहार की जो राजनीतिक स्थिति रही चुनावों के दौरान वो बदलती रही है। देखिए, बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन की बात करें तो 2005 में 2 चुनाव हुए, चाहे वो 2005 का फरवरी का चुनाव हो या 2005 का नवंबर का चुनाव हो। दोनों ही अगर चुनाव में देखें तो बीजेपी 102 सीटों पर लड़ती रही है और जेडीयू एक फरवरी का जो चुनाव था उसमें 139 सीटों पर लड़ी थी और जो नवंबर का चुनाव था 141 सीटों पर लड़ी थी। 2010 की बात करें तो 2010 में भी जब बीजेपी जेडीयू का गठबंधन था तो बीजेपी 102 सीटों पर लड़ी थी और जेडीयू 141 सीटों पर लड़ी थी। बीजेपी और जेडीयू के बीच सीटों को लेकर बहुत ज़्यादा किचकिच नहीं है और जो टॉप लीडरशिप है उसमें क्लैरिटी है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है। और लोकसभा चुनाव में जब 2019 में सीटों का बंटवारा हुआ था तो मोटा मोटी एक बुनियाद तय कर दी गई थी कि इसी बुनियाद पर आगे बढ़नी है। विधानसभा चुनाव में इसी तरीके का सीटों का समझौता होगा। रही बात जो अन्य सहयोगी हैं लोजपा, उनके साथ सीटों के तालमेल को लेकर कहीं ना कहीं बात फंसी हुई है क्योंकि जेडीयू और एलजेपी के संबंध बेहतर नहीं रहे हैं जैसे 2019 लोकसभा चुनाव में रहे हैं। तो अब एलजेपी के साथ एलजेपी जो इस बात को सार्वजनिक तौर पे कहा है कि जब 2019 के चुनाव हो रहे थे तो उस वक्त उनके खाते की 42 सीटों की बात की गई थी और एलजेपी लगातार दावा करती रही है कि उसे 42 सीटों पे लड़ना है। हालांकि आधिकारिक तौर पे अभी तक इस बात को लेकर क्लैरिटी नहीं हुई है, लेकिन ये हमारे सूत्र बता रहे हैं कि एलजेपी को 25 से 27 सीटें साझा की जा सकती है। बीजेपी और जेडीयू में खास दिक्कतें नहीं आएगी। जेडीयू कुछ सीटों बीजेपी से कुछ सीटें ज़्यादा लेगी और उस पर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी की माने तो बीजेपी जो 102 का आंकड़ा है उसी के आसपास यानी 100 से 105 के बीच उनका समझौता हो जाएगा और उतनी सीटें साझा कर दी जाएगी। अगर 2010 के नतीजों की बात करें तो 115 सीटें जीत कर आई थी जेडीयू और जेडीयू इन्हीं आंकड़ों के आसपास रहना चाहती है। अब रही बात चौथे दल की जिसकी चर्चा काफ़ी हो रही है और जेडीयू ने लगभग मना भी लिया है जीतन राम मांझी को एनडीए के खेमे में लाने को लेकर, लेकिन सीटों की संख्या बीच में आड़े हाथों आई हुई है और उसी को लेकर जो गतिरोध है उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी से जेडीयू की लगातार बातचीत हो रही है। हरी झंडी मिलते ही मांझी को भी शामिल कर लिया जाएगा तो जो सीटों का मोटा मोटी आंकड़ा बनता है वो 110 से 115 सीटें जेडीयू के खाते में जाती नजर आ रही है। अगर मांझी शामिल होते हैं तो जेडीयू अपने खाते से उनको 7 या 9 या 12 इसी के आसपास के आंकड़े हैं वो साझा करेगी। लोजपा की बात करें तो लोजपा अभी जो लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान, उनकी अमित शाह के साथ पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री जो है अमित शाह, उनसे मुलाकात होनी है। उनकी तबीयत खराब थी, वो एम्स में भर्ती थे, वो अब बाहर आ गए हैं। जब उनका बुलावा आता है तो चिराग पासवान उनके सामने जाएंगे और अपनी सीटों के आंकड़ों को लेकर तय करेंगे बात। तो लगभग अब मोटा मोटी इन्हीं फार्मूलों पे बात हो रही है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में किन रास्तों पर ये सभी सहयोगी दल जो है बिल्कुल कितना आगे पीछे इससे होता है। जो आंकड़ा अभी निकलकर सामने आ रहा है, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, दिल्ली से अमितेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमितेश, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार से लेकर दिल्ली तक दरअसल हलचल मची हुई है, सभी की निगाहें टिकी हुई है, सभी पार्टियां तैयारी में भी जुट गई हैं। राहुल गांधी की वर्चुअल रैली भी होने वाली है, इससे पहले बीजेपी भी लगातार रैलियां कर रही है। लेकिन इन सबके बीच जो सबसे बड़ा सवाल है वो सबके
मन में है वो यही कि इधर एनडीए और महागठबंधन के भीतर सीटों का बंटवारा किस तरह से हो पाएगा। तो अब जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है उसमें ऐसा लग रहा है कि फाइनल हो जाएगा, लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा पेच लग रहा है वो लोजपा का लग रहा है। क्या जो 25 से 27 सीटों की बात सामने आ रही है, ऐसा लगता है कि लोजपा या चिराग पासवान उस पर राजी हो जाएंगे? देखिए, एक चीज समझना होगा कि लोजपा की तरफ से लगातार 2014 लोकसभा और 2019 के लोकसभा चुनाव का फॉर्मूला बताया जा रहा है कि इसी आधार पर हमें सीटें मिलनी चाहिए। लोजपा 2015 के विधानसभा चुनाव के फॉर्मूले की बात करती है, इसलिए दावा करती है 40 सीटों का, 40 से 42 सीटों का दावा है लोजपा का। लेकिन जो बीजेपी की तरफ से जो सूत्र बता रहे हैं, जेडीयू के सूत्र बता रहे हैं, उसके मुताबिक ऐसा लग नहीं रहा है। जो जेडीयू की दोबारा जो एंट्री हुई है बीच में 2015 विधानसभा चुनाव के बाद, जब एनडीए में एंट्री हुई है, तो उसके बाद लोजपा को इतनी सीटें 40 सीटें मिल पाएंगी, इसलिए कुछ सीटें घट सकती हैं जरूर। लेकिन इस बारे में चिराग पासवान की बात होनी है गृह मंत्री अमित शाह से, जो कि बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लेकिन इस दौरान देखा जाए तो अमित शाह खुद अस्पताल में थे, अपना इलाज करा रहे थे, इसलिए अमित शाह जब अस्पताल से बाहर आ गए हैं तो उम्मीद की जा रही है कि चिराग पासवान की अमित शाह से एक मुलाकात होनी है। उस मुलाकात में बहुत कुछ निकलकर सामने आएगा। फिलहाल जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक ऐसा लग रहा है बीजेपी ये मानकर चल रही है कि अगर नीतीश कुमार जीतन राम मांझी को एडजस्ट करते हैं, अगर मांझी की एंट्री एनडीए में होती है तो हमें एलजेपी को एडजस्ट करना होगा। यानी एलजेपी को जो कुछ सीटें अगर कम भी होती हैं तो अगर उसको देना पड़े तो बीजेपी अपने कोटे से दे सकती है, जो सूत्र बता रहे हैं हमें। लेकिन किसी भी सूरत में बीजेपी की सीटों की संख्या 100 से कम नहीं होगी। तो ये तमाम चीज है जिस पर चर्चा चल रही है। लेकिन चिराग पासवान की जब मुलाकात होगी गृह मंत्री अमित शाह से या बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से, समझ में आएगा कि आखिर क्या कुछ आगे पीछे हो सकता है या फिर इतने में फाइनल बात बन जाएगी। आनंद, अगर बिहार की राजनीति को देखें, लगातार हम बात करते भी रहे हैं, आप भी अभी कह रहे थे कि बिहार की जो राजनीति होती है कहीं ना कहीं जाति आधारित राजनीति होती है। ऐसे में अगर हम देखें दो बड़े दलित चेहरे अगर एनडीए के पाले में आ जाते हैं तो एक बड़े फायदे के रूप में इसे देखा जा सकता है। अगर एलजेपी को मना लिया जाता है, जितनी भी सीटें एलजेपी को चाहिए उस पर, फिर मांझी अगर इसमें शामिल हो जाते हैं और जेडीयू अपने कोटे से उसको सीट दे देता है उस पर। देखिए सिरंदा, एक बात तो साफ है, विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहता। 2019 के लोकसभा चुनाव में आपने इसकी तस्वीर साफ साफ देखी थी, जब 40 में से 39 सीट पर एनडीए ने जीत हासिल की थी। इस बार भले ही लोजपा अभी नाराजगी दिखा रहा है, सीट को लेकर जीत दिखा रहा है, लेकिन परिस्थितियां जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगी, क्योंकि बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व है जेपी नड्डा, आपको याद होगा कि उन्होंने कुछ दिन पहले बयान दिया था कि तीनों पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। जब जेपी नड्डा ने ये साफ कर दिया कि तीनों पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेंगे और तीनों को जिताने की जिम्मेवारी एक दूसरे घटक दलों की रहेगी, तो साफ है बीजेपी की पूरी कोशिश है कि ये गठबंधन किसी भी सूरत में न टूटे। और बिल्कुल आपने सही कहा कि चिराग पासवान, रामविलास पासवान एक बड़े दलित चेहरे हैं। इसके अलावा अगर जीतन राम मांझी भी एनडीए में आ रहे हैं, जैसी कि चर्चा है कि बहुत जल्द वो एनडीए में शामिल हो सकते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में ये जो कॉम्बिनेशन है और मजबूत हो जाएगा। और सबसे बड़ा फैक्टर अगर बिहार की बात करें तो नीतीश कुमार एक ऐसे चेहरे हैं जिनके नाम पर आज भी वोट पड़ता है, और नीतीश कुमार वो चेहरे हैं कि जिस गठबंधन के साथ उनका जुड़ा होता है वो गठबंधन जीत हासिल करती है। 2015 में आपने इसकी तस्वीर देखी है, 2019 के लोकसभा चुनाव में आपने इसकी तस्वीर देखी है, 2020 में भी। और जेपी नड्डा ने तो जब यहाँ तक कह दिया था कि हम नीतीश कुमार की अगुवाई में चुनाव लड़ेंगे। जब आप किसी को कैप्टन बनाते हैं तो उस कैप्टन का कद निश्चित तौर पे बढ़ाया जाता है। इसलिए जो बार बार हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जेडीयू सबसे ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, उसका आधार भी यही है। क्योंकि अगर आप किसी को कैप्टन बनाते हैं तो उसके हाथ में अगर आप ज़्यादा पावर नहीं देंगे तो फिर उसका फायदा अपने उठा सकते हैं। यही वजह है कि जेडीयू सबसे ज़्यादा सीटों पे चुनाव लड़ेगी, उसके बाद बीजेपी। और बीजेपी की कोशिश है कि लोजपा को भी इस तरीके से मना लिया जाए कि कहीं मैसेज कोई गलत न चला जाए। और जीतन मांझी फिलहाल अभी वेटिंग में है कि उनकी स्थिति क्या होती है, लेकिन बिल्कुल उनका जो वेटिंग है वो कब कंफर्म होता है इस पर नजर बनी हुई रहेगी। और देखने वाली बात यही होगी कि कितने सीटों पर किसके खाते में कितनी सीटें जाती है, कितने पर मुहर लगती है। बहुत धन्यवाद आप तीनों का इस तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। नजर लगातार हमारी बनी रहेगी कि आखिर क्या होता है सीटों को लेकर एनडीए के भीतर, क्योंकि सूत्र यही बता रहे हैं कि किस तरह से सीटें मिलने वाली हैं सभी पार्टियों को, लेकिन यह कहा जा रहा है कि सब कुछ सलटा लिया गया है। इधर सियासी हल्के से ही एक और बड़ी खबर है, छोटे दलों को भाव देने के मूड में नहीं है आरजेडी। सूत्रों के हवाले से यह खबर मिल रही है, तवज्जो नहीं मिलने से महागठबंधन से अलग हुए हैं मांझी। छोटी पार्टियों की पाला बदलने को लेकर चिंतित भी है आरजेडी। छोटी पार्टियों में टूट की ज्यादा संभावना है, इस वजह से आरजेडी खुद ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहता है।
तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। हम आपको बता दें कि तवज्जो नहीं मिलने की वजह से मांझी पहले ही अलग हो चुके हैं और इस बात का इंतजार हो रहा है कि कब वो एनडीए में शामिल होंगे। और छोटी पार्टियों को ज्यादा तवज्जो देने के मूड में भी आरजेडी नजर नहीं आ रहा है और कोशिश यही है, संभावना यही है कि आरजेडी खुद ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहता है। लेकिन देखने वाली बात यही होगी कि क्या ये फैसला इस चुनाव में पार्टी को फायदा दिला सकता है, क्योंकि छोटी छोटी पार्टियां जनाधार लेकर रखती हैं, चाहे वो जीतन राम मांझी हो या फिर और छोटी पार्टियां हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि बाकी जो पार्टियां हैं अब आरएलएसपी हो या फिर मुकेश सहनी की विकास इंसान पार्टी हो, क्या उन्हें तवज्जो मिलेगी, क्योंकि आरजेडी इस मूड में नजर नहीं आ रहा है। इधर बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। आज से पार्टी चुनाव प्रचार का आगाज कर रही है। इसके जरिए पार्टी 100 वर्चुअल रैली करेगी। बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने बताया कि वर्चुअल रैली में राहुल गांधी सहित कई वरिष्ठ नेता और मंत्री स्टार प्रचारक के तौर पर शामिल होंगे। लोगों के बीच फिजिकली जाना, बड़ी रैली करना वो संभव कम है। तब हम तो चाहते थे कि ट्रेडिशनल तरीके से ही होना चाहिए चुनाव। इस वक्त हमारा संदेश पहुंचाने के लिए मेरे साथी एआईसीसी के सेक्रेटरी अजय कपूर जी है, उन्होंने जिम्मा लिया है अपने आप पे। और पहले कल से हम शुरू करेंगे। गैलेक्सी ऑफ लीडर्स मेरे पास बिहार में है, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा, वो भी मेरे स्टार प्रचारक रहेंगे। नेशनल लीडर्स बाहर से भी पूरे देश से बिहार में जो हमें उपयोगी हो सकते हैं वो भी मेरे स्टार प्रचारक रहेंगे। कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी का बड़ा सहयोग हमें हर बार रहता है। इस बार भी हम विनती करेंगे, उनकी एक बहुत बड़ी रैली हमने वर्चुअल रैली कर ली है। हम चाहते थे कि बाढ़ में वो भी आना चाहते थे लोगों के बीच और सबसे मिलना चाहते थे, पर अनफॉर्चुनेटली जो सिक्योरिटी का एक प्रॉब्लम होता है, सिक्योरिटी ने कहा कि नहीं, अभी वहाँ पे लॉकडाउन है और हम इजाज़त नहीं देते हैं। और एक बार फिर से बड़ी खबर आपको दें, पटना में बीएमपी कैंप से जुड़ी बड़ी घटना। 2 कांस्टेबल ने खुद को यहां पर गोली मार ली है। महिला और पुरुष कांस्टेबल हैं जिन्होंने गोली मारी है खुद को मौके पर। उसके बाद अफरा तफरी मची हुई है। तो बड़ी खबर, पटना बीएमपी कैंप में 2 जो कांस्टेबल हैं उन्होंने खुद को गोली मारी है। एक खबर सामने आ रही है, एक महिला कांस्टेबल है, एक पुरुष कांस्टेबल जिन्होंने खुद को गोली मारी है। फिलहाल अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं और पूरे मामले की जांच की जा रही है कि आखिर किस परिस्थिति में ये घटना जो है अंजाम दी गई है, आखिर क्यों ये कदम उठाया गया है, इतना बड़ा कदम उठाया गया है इन कांस्टेबल्स की तरफ से। आखिर मामला क्या था, क्या वजह रही कि इतना बड़ा कदम उठाने की नौबत आन पड़ी है। हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पटना में बीएमपी 1 की यह घटना है जहां पर 2 कांस्टेबल ने खुद को गोली मारी है। और बात जेईई मेन परीक्षा की। जहां गया के 4 सेंटर पर जेईई मेन की परीक्षा चल रही है। परीक्षार्थियों की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। अब से कुछ देर पहले एपी कॉलोनी में एक सेंटर का जायजा लिया हमारे सहयोगी अरुण चौरसिया ने। जेईई मेंस की परीक्षा आज से शुरू हो गई है और आज हम लोग अभी हैं गया के एक सेंटर पर। गया में कुल 4 सेंटर बनाए गए हैं और करीब 6000 छात्र हैं जो आज से परीक्षा जो हो रही है उसमें शामिल होंगे। आप देख सकते हैं कि जो भी छात्र जा रहे हैं तो उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है, सैनिटाइज़र की व्यवस्था की गई है और एक एक सिंगल छात्र को ही अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है। यहाँ के छात्रों से हमने बात की तो कई छात्रों का मानना है कि हालांकि इस कोरोना काल में जो हो रही है एग्ज़ाम, उसमें कई ऐसे छात्र हैं जो कोरोना से पीड़ित हैं या आइसोलेशन में हैं, तो वो इस परीक्षा से वंचित हो रहे हैं। किस प्रकार की तैयारी है ये हम बात करते हैं यहाँ से। परीक्षा कैसे ले रहे हैं आप? सर पूरा सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से ले रहे हैं सर। पूरा सैनिटाइज वगैरह किया जाता है, पूरा लैब को सैनिटाइज किया गया है। यहाँ जब छात्र आ रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? सर मेरा काम है सर इधर एडमिट कार्ड को चेक करना। सेंटर यही है। दूसरा सेंटर का तो बच्चे कहीं गलती से नहीं आ गया, एडमिट कार्ड, आईडी प्रूफ और फ़ोटो चेक करना है। फिर उसको पूरा स्क्रीनिंग वगैरह करके, थर्मल स्क्रीनिंग करके फिर ऊपर चेक होता है सर। ये मुख्य द्वार है और यहाँ पे जो भी छात्र आ रहे हैं उनका पहले एडमिट कार्ड चेक किया जा रहा है, उसके बाद सैनिटाइज किया जा रहा है उनको और फिर जो है परीक्षा हॉल में जाने की अनुमति दी जा रही है। सहयोगी विपिन के साथ अरुण चौरसिया, न्यूज़ 18 गया।
उधर पूर्णिया में भी पूरी सुरक्षा के साथ जेईई मेन परीक्षा चल रही है। एक परीक्षा केंद्र का जायजा लिया हमारे सहयोगी राजेंद्र पाठक ने। जेईई के 2 केंद्रों पर पूर्णिया में परीक्षा शुरू होने वाली है और इसके लिए प्रवेश छात्रों का शुरू हो गया है। आप देख रहे हैं गाइडलाइन भी सेंटर पर बताए जा रहे हैं, तो काफ़ी एक सुरक्षा के माहौल में परीक्षा की तैयारी है। यहाँ आई हो तो सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है। हाँ। आप गार्जियन हैं, कैसा लग रहा है? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और दूर होने के बाद भी पहुंचने में भी दिक्कत नहीं हुई और लॉकडाउन को देखते हुए विधि व्यवस्था में किसी कमी नहीं। कुछ और गार्जियन भी इधर खड़े हैं, जरा बात कर लेते हैं। कैसा लग रहा है व्यवस्था? बहुत अच्छा लग रहा है। गवर्नमेंट का बहुत बड़ा साहस है जो इस कंडीशन में भी एग्जाम का व्यवस्था किया गया और हम तो इस जो सिस्टम को देख के बहुत संतुष्ट हैं कि गवर्नमेंट अच्छा अरेंजमेंट किया है। तो ये थे सेंटर पर आए छात्र और अभिभावक जो बता रहे थे कि व्यवस्था से उन्हें संतुष्टि है। परीक्षा शुरू होने वाली है और इसके बाद ये लगातार जारी रहेगी। तो देखते हैं आने वाले दिनों में इसके तजुर्बे और क्या होते हैं। कैमरामैन मनोज के साथ राजेंद्र पाठक, न्यूज़ 18 पूर्णिया। तो इससे पहले हमने पटना की तस्वीरें आपको दिखाई और पूर्णिया के साथ साथ गया में भी इंतजाम पूरी तरह से दुरुस्त नजर आ रहे हैं परीक्षा को लेकर। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।